Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today we are going to start a new topic in the chapter of nervous system. The topic is the central nervous system, which is the central system of the body, which is also called the control system, control room of the entire body, or the origination center of the behavior. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में बहुत दफ़ा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये दो मेन स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके होते हैं, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। इट इज़ इनक्लोज्ड इन 8 बोन्स कॉल्ड क्रेनियम। अभी आपने क्रेनियल नर्व्स जब पढ़ी थी तो बताया था आपको मैंने कि क्रेनियम जो है ये हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो कि हमारे हेड या सर में होता है, और इसको स्कल भी कहा जाता है। और ये जो है वो 8 बोन्स होती हैं, जो एक फ्लैट बोन्स होती हैं, जो एक दूसरे में बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, और इनका जो काम है वो ब्रेन जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ और ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं इसके अंदर होते हैं फोल्डेड फॉर्म में, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। द ब्रेन कंडक्ट्स हायर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थॉट, रीजनिंग एंड मेमोरी। ये सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और हमारी जो मेमोरी की जो एबिलिटी है, जो कि बाकी जितने भी एनिमल्स किंगडम के जानदार हैं उनमें ये सलाहियतें बहुत कम होती हैं। तो ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसमें उसकी बदौलत है। द ब्रेन कैरीज आउट ओनली हायर फंक्शंस वेयर एज रिफ्लेक्स सेक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में आपने पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से पढ़ लिया है। तो वो जो है बग़ैर, क्योंकि ब्रेन के सोचे बगैर होते हैं, तो इस वजह से उन्हें स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इस पेज के ऊपर जो है एक चार्ट बना हुआ है जो कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की जो है वो उसमें लिखे हुए हैं। तो ये आप लोग समझ लें। पहले ब्रेन जो है फॉर द स्टडी पर्पसेस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाइंड ब्रेन यानी पिछला हिस्सा ब्रेन का, मिड ब्रेन दरमियाना हिस्सा, एंड फोर ब्रेन जो अगला या फ्रंट पार्ट होता है। तो फोर ब्रेन जो है उसमें 6 स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने पढ़ना है। इनफैक्ट 5 आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो उनमें से एक है सेरिब्रम, जो सेरिब्रम मेन पार्ट है इसका, सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि 90% ऑफ द वेट ऑफ ब्रेन कंस्टिट्यूट करता है। द सेकेंड वन इज़ कॉर्टेक्स, थर्ड पार्ट इज़ थैलेमस, फोर्थ इज़ हाइपोथैलेमस, एंड फिफ्थ इज़ ऑल्फैक्टरी बल्ब। और रेटिकुलर सिस्टम भी इसका एक पार्ट है, और लिम्बिक सिस्टम भी, जिसकी डिटेल यहाँ पर आगे आपकी बुक में नहीं है। और ब्रेन का जितना भी डिटेल आपने पढ़नी है, ये कोई 100th पार्ट होगा जो ब्रेन का टॉपिक है उसका, क्योंकि इसके ऊपर तो मल्टीपल बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, इतने कॉम्प्लेक्स इसके पार्ट्स होते हैं, और अभी तक जो है वो पूरा का पूरा डिस्कवर ही नहीं किया जा सका कि किस हिस्से का क्या फंक्शन है। तो बहरहाल ये जो है ये फिर हम अब डिटेल में देखते हैं। और जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, इनके पार्ट्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला, 3 पार्ट्स आपने डिस्कस करने। मिड ब्रेन जो है ये वैसे ही एक ट्यूबुलर फॉर्म होती है, और इसका काम जो है वो हाइंड और फोर ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करना है। तो उसकी बहुत ज़्यादा तफसील आपकी बुक में नहीं है। तो अब हम शुरू करेंगे फोर ब्रेन से। पहले वेट ऑफ ब्रेन के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ह्यूमन ब्रेन वेज 46 आउंसेस इन मेल्स एंड 44 आउंसेस इन फीमेल। तो फीमेल का क्योंकि साइज़ और स्ट्रक्चर जो है मेल के मुकाबले में छोटा होता है, तो इसलिए वेट में भी थोड़ा सा फ़र्क है। और एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द ऑर्गेनिजम्स विल बी इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन टू हाउ मच मोर द ब्रेन वेज दैन द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन का जो वेट है उसका इंटेलिजेंस के साथ कोई कंसर्न एज सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो एलिफेंट और ब्लू व्हेल जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका ब्रेन भी उनकी बॉडी के प्रोपोर्शन से उतना ही बड़ा होता है। तो वो जो है वो दुनिया के द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स होते। तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ब्रेन का वेट स्पाइनल कॉर्ड के वेट से कितना ज़्यादा है, उसके मुकाबले में कितना प्रोपोर्शन है उनका। तो ब्रेन इन ह्यूमन वेज 50 टाइम्स मोर देन द स्पाइनल कॉर्ड।
यानी अगर स्पाइनल कॉर्ड का वेट 1 ग्राम है और ब्रेन का वेट 50 ग्राम्स है तो ये ह्यूमन बींग्स में होता है, यानी 50 गुना ज़्यादा वज़न होता है, और यही उसकी इंटेलिजेंस के लिए अकाउंट भी करता है। तो मैन इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन, तो दिस प्रोपोर्शन इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर एनिमल। इनफैक्ट जो ब्रेन का फोर ब्रेन है वो न्यू ब्रेन कहलाता है, और 90% ऑफ द वेट ऑफ ब्रेन लाइज इन दिस पार्ट। और ये बाकी जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में, उनके ब्रेन का इतना ज़्यादा वेट होता ही नहीं है स्पाइनल कॉर्ड के मुकाबले में, और जो फोर ब्रेन है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता। तो अभी आप देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितनी भी हायर सेंसरी प्रोसेसेस और हायर मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फोर ब्रेन से ही ताल्लुक़ रखती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जैसे बात कर चुके हैं कि इसके 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो है वो है फोर ब्रेन। फोर मीन्स फ्रंट। इस पार्ट को न्यू ब्रेन भी कहा जाता है और रूफ ब्रेन भी कहा जाता है। रूफ छत को कहते हैं, तो क्योंकि ये हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है तो इसलिए इसको ये नाम भी दिया गया है। द फोर ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट फॉर्म्स 90% ऑफ द होल ब्रेन, यानी 90% वेट जो है ब्रेन का वो इस हिस्से में आता है। इसका जो एक पहला स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अगर आपने वॉलनट या अखरोट देखा हो, अखरोट के दरमियान में जो गिरी होती है उसको देखें तो एग्जैक्टली रिजेंबल करता है हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर को। तो दिस पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फोरहेड अप टू द बैक ऑफ द हेड। ये बड़ा पोर्शन होता है और हमारे माथे वाली जगह से फोरहेड से स्टार्ट होकर तो तकरीबन सर के पीछे वाले हिस्से तक जाता है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। ये अब देखें पिक्चर आपकी जो बुक के एंड पे जो राइट कॉर्नर के ऊपर एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें 2 हाफ्स नज़र आ रहे हैं, 2 सेमी सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, हेमीस्फीयर्स। तो इनको कहते हैं हेमीस्फीयर्स, यानी हाफ सर्कल, आधा दायरा। हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स दायरा। तो ये हाफ सर्कल होता है। तो ब्रेन जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, और आप देखें कि इसके दरमियान में आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, इसे कहते हैं फिशर ऑफ सिल्वियस। ये एक ऐसा फिशर का मतलब होता है कोई ऐसी फिशर यानी डीप डाउन कोई लाइन, जो कि लाइन तो हो लेकिन वो चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड ना करे। ऊपर से लगता हो डिवाइडेड है लेकिन नीचे से वो जुड़े हुए हों। तो the fissure of Sylvius divides the forebrain in 2 halves. One is left hemisphere and the other is right hemisphere. Both hemispheres look to be separate from each other, but ऊपर से ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, but they are attached with each other underneath. नीचे से ये जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? Both are connected by a structure called corpus callosum. कॉर्पस कैलोज़म एक बनाना लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपको इधर डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, दरमियान में देखिए ये यहाँ पर सेंटर में एक बनाना लाइक स्ट्रक्चर है और इसको उन्होंने लेबल किया हुआ है कॉर्पस कैलोज़म। ये आपको जो नज़र आ रहा है सेक्शन, ये एक हाफ है, एक हेमिस्फीयर है, दरमियान में कॉर्पस कैलोज़म है। अगर इसके साथ एक और जोड़ेंगे तो वो दूसरा हेमिस्फीयर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये काट कर इसके अंदरूनी डायग्राम जो बनाई गई फिर काट कर बनाई गई है। तो ये जो है ये इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, और राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दरमियान में ये कॉर्पस कैलोज़म के साथ जो है ये जॉइंट होते हैं। Corpus callosum is a band of fibers and which helps both hemispheres to exchange information and work like one unit. अब ये है कि कॉर्पस कैलोज़म क्यों होता है? अगर ये दोनों ब्रेन के पार्ट अलग अलग काम करते तो ब्रेन के एक पार्ट में जो हो रहा होता उसका दूसरे को पता ना चलता, और बॉडी के एक पार्ट में जो हो रहा होता उसका दूसरे को पता ना चलता। लेकिन हम अगर गौर करें तो हमारी बॉडी में और ब्रेन में जो कुछ भी हो रहा होता है वो इंटायरली और हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी नहीं होती कि एक पार्ट में हो और दूसरे पार्ट में ना हो। तो इसलिए ये कॉर्पस कैलोज़म जो है वो इस सारी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और उनको एक यूनिट के तौर पर काम करता है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स
the left part of body, whereas left hemisphere of the brain controls the right part of body. यानी ये जो है ये क्रॉस ओवर करते हैं कि हमारे ब्रेन का जो राइट पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर, वो हमारी बॉडी के ऑपोजिट पार्ट यानी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं ये क्रॉस ओवर करते हैं फंक्शंस में। नॉर्मली द लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेट्स द राइट हेमिस्फीयर, और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पीच प्रोडक्शन। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो हमारे बोल चाल में, जो हमारी बातचीत करना या बोलना सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। whereas the right hemisphere has its role in mathematical calculations. राइट हेमिस्फीयर जो है वो हमें जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो लॉजिकल होते हैं, उनको समझने में मदद देता है। द कॉर्पस कैलोजम इंटरकनेक्ट्स बोथ, ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन बिटवीन देम. It is because of the corpus callosum that the brain functions like an organized unit. यानी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिरर इमेज होती है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो है दोनों ऐसे ही है कि आप अगर मिरर के एक साइड पर खड़े होते हैं तो आप उसके होते राइट पर हैं, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही इमेज नज़र आ रहा होता है अपना जो आप होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी मिरर इमेजेस की तरह एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करते हैं कॉर्पस कैलोजम की वजह से। तो ये जो है ये इसके सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहते हैं बार्क, जैसे दरख्त की छाल होती है ऊपर का हिस्सा। तो कॉर्टेक्स जो है ये ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो रोल भी है, और इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉर्टेक्स इज़ 3 मिलीमीटर थिक लेयर विच कवर्स द बोथ हेमिस्फीयर्स। ये फोल्डेड लेयर होती है जो कि ब्रेन के ऊपर वाली सतह के ऊपर मौजूद होती है, और ये 3 मिलीमीटर थिक होती है। एज मैन गेन्स इन नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस, दीज लेयर्स ग्रो इन नंबर एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कहते हैं तहों को, फोल्ड्स को। तो जैसे जैसे इन ह्यूमन बींग्स की एज बढ़ती है, उसकी एजुकेशन, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस में इजाफा होता है, तो उसके ब्रेन की फोल्ड्स जो हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट फ्लैट ही होता है, बहुत ही कम डेवलप्ड होता है ह्यूमन ब्रेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन एज के साथ साथ ये तहें गहरी होती जाती हैं, और जितनी ज़्यादा किसी इंडिविजुअल की कॉर्टेक्स की लेयर्स डीप होंगी उतना ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है हमारे ब्रेन का, जिसको फोल्ड्स करके अल्लाह ताला ने एक छोटे से हिस्से में रख दिया है। इफ़ दीज लेयर्स आर अनफर्ल्ड दे कवर 670 स्क्वायर इंचेस ऑफ एरिया। स्क्वायर इंचेस ऑफ यानी 670 इंचेस जितना एरिया ये कवर कर सकती हैं अगर इनको खोल दिया जाए। बहुत सारा एरिया है, लेकिन इनको क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं, तो इनको फोल्ड्स की सूरत में तह करके हमारी स्कल में रख दिया गया है। और इसका फ़ायदा ये है कि इन जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन है वो बहुत ईजी हो जाती है, तेज़ होती है, और जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। A cortex relatively less layered is considered to be a sign of low intelligence. तो ऐसे लोग जिनमें जो बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं उनकी जो कॉर्टेक्स है उसमें लेयर्स बहुत कम होती हैं। तो यानी layers or folds of the cortex have direct relationship with the intelligence of an individual. तो the layers of cortex are very prominent. दो layers जो हैं वो बहुत important और prominent होती हैं। One is called fissure of Sylvius. ये आपको इधर मैंने बताया था, ये दरमियान में से जो है वो फ्रंट से बैक की तरफ जो जा रही है नीचे वाली डायग्राम में, this is called fissure of Sylvius which divides brain into 2 hemispheres. एक और जो है फिशर, वो जो है वो ब्रेन को ये देखिए यहाँ पे फिशर ऑफ सिल्वियस है यहाँ पर, और जो ये नीचे है फिशर ऑफ रोलैंडो, ये ब्रेन को 2 मोर पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती है।
इसको कहते हैं फिशर ऑफ रोलैंडो। इन दोनों के नाम उनके डिस्कवर करने वालों के नाम से पर रखे हुए, और बस अभी इनके नाम ही पढ़ लें क्योंकि ये आपने इसमें जो इनकी डिस्क्रिप्शन है उसमें लोब्स का जिक्र है। अभी आपने लोब्स पढ़ी नहीं है तो इसलिए अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट आर लोब्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है फोर ब्रेन के हवाले से वो ये है कि ये इसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं सेरिब्रम के, राइट और लेफ़्ट, और फिशर ऑफ सिल्वियस जो है वो ये दो राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। और दूसरी जो फिशर ऑफ रोलैंडो है वो ब्रेन को फिर दो मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी चार पार्ट्स, चार इसके सेक्शंस या सेगमेंट्स बन जाते हैं। और ये चार सेक्शन या सेगमेंट्स जो हैं इनको लोब्स कहा जाता है, लोब्स ऑफ ब्रेन। और ये चार जो हैं ये लोब्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हायर मेंटल प्रोसेसेस के हवाले से और सेंसेशंस के हवाले से। अभी आपको पता चलेगा कि कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहली लोब जो है उसका नाम है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब नाम से ही जाहिर है कि फ्रंट पर होती है। दिस लोब इज़ लोकेटेड एट द एंटीरियर, एंटीरियर कहते हैं अगला हिस्सा, फ्रंट पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड एक्सटेंड्स अप टू द फिशर ऑफ रोलैंडो। फिशर ऑफ रोलैंडो जो कि दूसरी फिशर है और जो दरमियान में आती है उस तक ये जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब कंटेन्स मोटर एरिया। जो हमारी एक्टिविटी सेंटर है, जो हमारे मोशन यानी एक्ट करना या हरकत करना, मूवमेंट करना जो है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। द अपर पार्ट ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ लोअर नर्व्स, यानी इसका जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और नर्व्स को कंट्रोल करता है, और जो इसका लोअर पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और नर्व्स को कंट्रोल करता है। और इसमें ये है कि इसमें बड़े बड़े ऑर्गन्स छोटे पार्ट भी कंट्रोल करते हैं और छोटे छोटे ऑर्गन्स को बड़े पार्ट्स भी कंट्रोल करते हैं। बहरहाल जो भी है ये हमारा मूवमेंट सेंटर है। और इसके अलावा जो हमारी यहाँ बुक में शायद आपके नहीं लिखा हुआ, हमारी जो मेमोरी और स्पीच डेवलपमेंट यानी बोलने की सलाहियत, हमारी याद रखने की सलाहियत, हमारी रीजनिंग या थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की सलाहियत, उसका ताल्लुक भी फ्रंटल लोब के साथ ही होता है। तो इफ़ एनी एरिया ऑफ द फ्रंटल लोब डेवलप्स सम डिफेक्ट, गेट्स डैमेज्ड और इज़ एम्पूटेटेड, यानी अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है या किसी इंजरी की वजह से डैमेज हो जाता है, या फिर एम्पूटेटेड का मतलब होता है रिमूव हो जाना, तो द रेलेवेंट ऑर्गन और ऑर्गन्स लूज मूवमेंट। तो या किसी भी स्ट्रोक की वजह से अगर वो जो है वो डैमेज हो जाता है तो उससे पैरालिसिस हो जाता है, मूव नहीं कर सकता इंसान, मूवमेंट उसकी ख़त्म हो जाती है। दूसरी लोब का नाम है जी पैराइटल लोब। पैराइटल लोब इज़ लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के पीछे होती है। दिस लोब इज़ कंसर्न्ड विद सेंसरी एरिया, सेंसेशन जो है उससे कंसर्न होता है। कौन सी सेंसेशन? द सेंसेशन ऑफ कोल्ड, हीट, पेन, प्रेशर एंड टच आर फेल्ट थ्रू दिस लोब। जितनी भी स्किन रिलेटेड सेंसेशंस हैं, ठंडा फील करना, किसी चीज़ का ठंडा गर्म महसूस करना, या पेन या प्रेशर या टच जो है वो सारी इस लोब से रिलेटेड हैं। और पहली लोब की तरह इसमें भी अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो ये सेंसेशन जो है ये मुतासिर होती है। थर्ड लोब इज़ टेम्पोरल लोब। दिस लोब इज़ लोकेटेड अबव द टेम्पल्स। ये जो हमारी कनपट्टियाँ होती हैं इनके ऊपर होती है, इस साइड पर, एक साइड पर होती है और लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड होती है। तो टेम्पल्स एंड बिहाइंड द फ्रंटल लोब। दिस लोब इज़ कंसर्न्ड विद हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। हमारी सुनने की सलाहियत, स्मेल करने की और टेस्ट की, यानी हमारी कानों से और नाक से और ज़ुबान से जो नर्व्स हैं वो इसके साथ लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये तीन सेंसेशंस जो हैं, एक सेंसेशन स्किन की आपने देख ली और 3 मोर सेंसेशंस आर रिलेटेड टू द टेम्पोरल लोब। और if some defect arises in this lobe, the individual may lose hearing as well as the ability to taste and distinguish between different types of fragrances. तो ये तीनों सेंसेशन जो हैं ये टोटली या पार्शली जो है वो अफेक्ट हो सकती है। फोर्थ लोब, that is much more, very much important, is the occipital lobe. This lobe is located above the
occipit in the posterior part of the brain. Posterior कहते हैं बैक साइड, पिछला हिस्सा. The occipital lobe contains visual area. It is affected by the sensation of light received by sensory receptors in the retina of eye are sent in the occipital lobe. तो ये जो है ये हमारी विजन को कंट्रोल करती है. दोनों आँखों से जो नर्व्स हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ये जो है हमारी दोनों आँखों के बैक साइड से जो है वो हेड के पिछले, सर के पिछले हिस्से में मौजूद जिस ऑक्सीपिटल लोब में जाकर खुलते हैं और हम जो कुछ भी देखते हैं पहचानते हैं वो इसी की बदौलत होता है. तो आपने देखा कि ये जो 4 लोब्स हैं यानी जो कॉर्टेक्स के 4 रीजन्स हैं, ये 5 सेंसेशंस को, हायर मेंटल प्रोसेसेस को और वॉलंटरी मूवमेंट्स को, जो हमारी मर्ज़ी से हम जो चल फिर सकते हैं उन सब को ये कंट्रोल करते हैं. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन हर लोब के बारे में अलग अलग आ सकता है या फिर इन चारों लोब्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है आपको. तो ये जो है इनको आप इनके फंक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना, याद करना है, लोकेशन को भी. अच्छा, उसके बाद फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हैं कि सारे ऑल द नर्व्स दैट आर रिलेटेड टू ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इन द कॉर्टेक्स. और इसके फंक्शंस क्या हैं कि ये मोटर एरिया है. जितनी भी हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो फ्रंटल लोब से कंट्रोल होती हैं. ये सेंसरी एरिया भी है, ये हमारा विजुअल एरिया है, ऑडिटरी एरिया है, टेम्पोरल एरिया है और स्पीच एरिया है. यानी सारी जो है स्पीच सेंटर फ्रंटल लोब में होता है. जैसे यहाँ आपकी बुक में अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, पहले नहीं लिखा हुआ था. तो ये जो है ये स्पीच एरिया भी इसी में होता है. तो मेनली जो हमारे सारे हायर फंक्शंस होते हैं और इसीलिए इसको न्यू ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो सेंसेशंस तो खैर एनिमल्स में भी होती हैं, लेकिन स्पीच और इंटेलिजेंस, मेमोरी और थिंकिंग जो है वो और एनिमल्स में नहीं होती. तो इसलिए ये ह्यूमन बीइंग का हाईली डेवलप्ड एरिया है फोर ब्रेन और स्पेशली द कॉर्टेक्स. तो ये जो है ये सारे इसके पार्ट्स हो गए कॉर्टेक्स के. अब आते हैं हम 2 और स्ट्रक्चर जो आप फोर ब्रेन में पढ़ने हैं. उनमें से एक जो है वो है थैलेमस. थैलेमस क्या है? एन एग लाइक बंडल ऑफ नर्व्स अबव द ब्रेन स्टेम इज नोन एज द थैलेमस. ये 2 होते हैं थैलेमस तादाद में, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी. और इसकी शेप जो वो एग लाइक होती है और ये आपके फोर ब्रेन में मिड में कहीं जाकर होते हैं. इधर मैं आपको बताती हूँ. ये थैलेमस नज़र आ रहा है आपको इस साइड पर, ये यहाँ पर ये दरमियान में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. दिस इज़ थैलेमस. और ये जो है ये इट रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू कॉर्टेक्स एंड ऑर्गेनाइजेज इट. रिले का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके जो उसके रिलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर भेजना. तो अब हम देखते हैं इसकी डिटेल जो आपकी बुक में लिखी हुई है. वो ये है कि its function is to pass on the information sent by spinal cord. It is also called the relay station. अब आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बॉडी से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुँचती है. ब्रेन के हायर सेंटर्स में जाने से पहले वो यहाँ से होकर गुजरती है, इससे थैलेमस से. और थैलेमस जो है रिले स्टेशन यानी उसको इकट्ठा करता है. आपने रिले रेस देखी होगी कि एक बच्चा जो है वो एक हाथ में उसने वो पकड़ा हुआ होता है कोई भी एक वो होती है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो पकड़ा हुआ होता है, वो भागता है, एक बच्चे को देता है, खुद रुक जाता है, फिर वो बच्चा आगे जाता है. तो रिले का मतलब होता है इन मैसेज को पकड़ कर कलेक्ट करके उसको कंसर्न डिपार्टमेंट्स में भेजना. तो ये रिले स्टेशन होता है. सेंसरी इंफॉर्मेशन जो बॉडी से आ रही होती है उसको, जैसे अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है देखने और सुनने के बारे में, तो जो सुनने की इंफॉर्मेशन है उसे ऑक्सीपिटल लोब में भेजेगा, जो देखने की इंफॉर्मेशन ऑक्सीपिटल में भेजेगा और सुनने की इंफॉर्मेशन जो है वो टेम्पोरल लोब में भेजेगा जो कि हियरिंग सेंटर है. तो ये इस तरह से रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है. One part of it plays an important role in controlling our sleep-waking system. हमारा बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. हम सबको एक ख़ास वक्त पर नींद आती है और हम सब एक ख़ास वक्त पर जागते हैं. तो ये स्लीप वेकिंग सिस्टम जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो थैलेमस से होता है.
और इसके अलावा द थैलेमस ऑल्सो हैज़ अ रोल इन डिप्रेशन एंड रेस्टलेसनेस। तो जब रेस्टलेसनेस हम फील करते हैं या डिप्रेशन फील करते हैं तो यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन या क्वांटिटी है उसमें कमी या ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। उसके बाद आ जाए हाइपोथैलेमस। इन अदर पार्ट, हाइपो मीन्स बिलो, इट इज़ लोकेटेड बिलो द थैलेमस। थैलेमस से नीचे इसकी लोकेशन होती है। ये हाइपोथैलेमस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर होता है थैलेमस के नीचे, और ये जो है साइज़ में बहुत छोटा होता है, पी साइज़ होता है। इसको मैं अब आपको बता देती हूँ। इट इज़ लोकेटेड बिलो द थैलेमस, दो साइज्ड एज पी, इट होल्ड्स मच इम्पॉर्टेंस, इट इज़ क्रूशली इन्वॉल्व इन इमोशंस एंड मोटिवेशन। तो हमारी जो जज्बात होते हैं उसमें, और हमें जो अर्ज होती है कोई काम करने का मकसद होता है, उसमें इसका बहुत रोल होता है। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, सेक्सुअल बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड एग्रेशन। तो ये सारे जो भी फंक्शंस होते हैं हमारी बेसिक मोटिव्स होते हैं, या फिर बचाव के लिए होता है, एग्रेशन जैसे हम गुस्सा करते हैं या एग्रेसिव होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ये सब इसके अंडर होते हैं। और इसके अलावा इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के तमाम जो सिस्टम्स होते हैं वो इन हार्मनी काम करते हैं और बाहर के माहौल के मुताबिक जो है बॉडी को एडजस्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर जो है हमारा नॉर्मल और कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 52 हो या फिर वो 0 हो या फिर माइनस में हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 ही रहता है। तो वो कैसे रहता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर हीट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और उससे हमारा बॉडी जो है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हम ठंड बॉडी स्किन टेम्परेचर कम हो जाता है। और इसी तरह से शदीद सर्दी में हमारी बॉडी का जो हीटिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाता है, यानी जो एनर्जी है वो तेज़ी के साथ बनती है, खुराक जो हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बर्न होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब जो है ये हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। Hence it is said that the hypothalamus controls all the system that help the organism to avoid imbalance. बॉडी में जो बैलेंस की स्टेट होती है वो इसी के वजह से होती है। The hypothalamus also performs a key role in emotions. In case of stress, emergency or emotional upheaval, the hypothalamus mobilizes the organism for complex motor actions so that the individual is prepared for fight or flight. अभी आपने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक डिवीजन, कि जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में या स्ट्रेस में या खौफ में या ख़तरे में होते हैं तो या इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम्स बहुत तेज़ हो जाते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो इनको सेंस करता है और इनको तेज़ करने में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिविजन्स और ग्लैंड्स जो आपने आगे पढ़ने उन सबको हेल्प आउट करता है। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द फोर ब्रेन इन द टॉपिक अंडर द टॉपिक ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन का जो पलाई हिस्सा था, फोर ब्रेन था, उसमें मैंने आपको सारा बताया कि फोर ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। एक दफ़ा समराइज फिर कर देती हूँ कि फोर ब्रेन जो है उसका पहला पार्ट सेरिब्रम है जो कि अबव ड्यू ब्रेन भी कहलाता है और ये ऊपर का हिस्सा होता है। और एक जो फिशर होती है, एक दरार होती है जिसका नाम है फिशर ऑफ सिल्वियस, वो जो हमारा सेरिब्रम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक को राइट हेमिस्फीयर और दूसरे को लेफ़्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। और दोनों जो हैं वो कॉर्पस कैलोज़म एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ज़रिए जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती और जाती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है और मोटर इन्फॉर्मेशन जाती है बॉडी की तरफ, वो एक दूसरे से होकर गुजरती है, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में होते हैं। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉर्टेक्स, जो कि फोल्ड्स या तहों पर मुश्तमिल होता है। ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर इन्हें खोला जाए तो ये 670 स्क्वायर इंचेस का एरिया जो है वो कवर कर सकती हैं।
तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर एक और फिशर ऑफ रोलैंडो जो है ब्रेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, कॉर्टेक्स को, और ये 4 लोब्स होती हैं। उनमें से पहली लोब फ्रंटल लोब जो कि हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, बॉडी की मूवमेंट, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी मर्ज़ी से होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारी लर्निंग, मेमोरी और स्पीच सेंटर भी है, बोलने की सलाहियत का ताल्लुक भी इसी हिस्से से होता है। उसके बाद दूसरी लोब जो है वो टेम्पोरल लोब होती है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है वो स्किन सेंसेशन से रिलेटेड होती है, और फिर टेम्पोरल लोब जो है उसका ताल्लुक हमारी बाकी की 3 सेंसेशन से होता है, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। और ऑक्सीपिटल लोब जो कि बैक साइड ऑफ द ब्रेन होती है, उसका ताल्लुक हमारी विजन के साथ होता है, यानी देखने की सलाहियत। तो ये जो है ये हमारा सेंसरी मोटर एरियाज ब्रेन के हैं, और द एरियाज ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो 4 ब्रेन में पाए जाते हैं। 2 और स्ट्रक्चर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है ये एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये रिले स्टेशन होता है, और सारी इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड से गुजर कर ब्रेन के ऊपर के सेंटर्स की तरफ जा रही होती है वो पहले थैलेमस में आती है। थैलेमस ये बताता है कि किसने किस तरफ जाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ जाना है, कि देखने वाली इंफॉर्मेशन को कौन से एरिया में जाना है, जो आंखों से आ रही है, जो कानों से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कहाँ जाना है, जो स्किन से आ रही है उसको ब्रेन के किस हिस्से में भेजना है। तो ये एक तरह से मैसेंजर भी है, पैगाम को मुतालिका हिस्से में भेजने वाला। इसके अलावा ये हमारे स्लीप वेकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, और डिप्रेशन और रेस्टलेसनेस में भी इसका रोल होता है। हाइपोथैलेमस जो कि बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, पी साइज्ड मटर के दाने के बराबर, ये जो है वो साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं, इमोशन, मोटिवेशन, इनमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीजन को जो है वो हेल्प करता है, और फाइट और फ्लाइट के लिए ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। और बॉडी के अंदर जो बैलेंस होता है जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं वो भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी स्लीप, थर्स्ट, हंगर और सेक्सुअल बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, एग्रेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारा इसी के कंट्रोल में होता है। तो ये सारे आपको टॉपिक्स जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थैलेमस, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ थैलेमस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, और एंड सो ऑन। मुख्तलिफ इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम हाइंड और मिड ब्रेन तो खैर कोई बहुत डिटेल में है नहीं, हाइंड ब्रेन के चंद एक पार्ट्स हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट पे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कोशिश करें इसको समझने की, बार बार पढ़ेंगे आप तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। मेरी भी कोशिश है कि मैं इसको इजी करके आपको बताऊं। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी हद तक इसमें कामयाब हुई हूँ। तो बहरहाल ये कि कोई इतना इसको अगर आप पहले से ही एक प्री कंसीव्ड नोशंस ने इनमें रख लेंगे कि ये आपको नहीं आएगा या मुश्किल है, तो आपको ये नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि नहीं मैंने इसको हर हाल में समझना है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। तो और इसका ये फ़ायदा होता है कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आपके नॉलेज में तो इजाफ़ा करते ही हैं, लेकिन जब आप इनको अटैम्प्ट करते हैं तो इनमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हैं, साइंटिफिक हैं। इसमें ना तो आप गपशप लगा सकते हैं अपने से, ना ही कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं या ना ही कुछ कम कर सकते हैं। जो है जैसे है उसको आप वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो आज का ये हमारा इस वीक का लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम ख़त्म कर लेंगे, और मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह एक आध दिन में जो है वो बता दूंगी कि आप अब पढ़ते जाएं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं और क्यों इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मिड का क्या सिलेबस होगा। मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में वॉइस नोट में बता दूंगी कि आपने जो है वो कहाँ तक जो है वो आपका मिड टर्म में पेपर में आएगा। तो ओके गर्ल्स, एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।